हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भारती की पात्रता परीक्षा है उसके रिगार्डिंग जो पांचों सब्जेक्ट है उसका हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रैक्टिस सेट करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। हम सिर्फ क्वेश्चन को सही ऑप्शन को टिक करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट का तीन तीन हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया। आप उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको देखना हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ एनालिसिस किया गया है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब चलते हैं, आज हम यहाँ पे हिंदी के 15 पेडागॉजी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 6 का सौरभ पढ़ते समय अक्षरों का क्रम अलट पलट के पढ़ता है, वह कौन सा अधिगम का विकार है। अब देखो, हम कई बार बताएं, जब पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्यों? इसका एग्जांपल मैं बार बार वही देता हूँ। जैसे ये क्या लिखा गया, LUX लिखा गया। ठीक, लक्स जो साबुन होता है, लक्स लिखा रहता है, लेकिन आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे जो बहुत ही मतलब अभी क्लास 5-6 में है, तो उसको मैक्सिमम चांस में ये होगा कि लुक्स पढ़ेंगे। अगर उनको नहीं पता होगा हाँ इसको लक्स बोला जाता है तो उसको लुक्स पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, पढ़ने में विकार हो रहा है उनके। तो अगर जहाँ पे लुक्स आ जाए या डिसलेक्सिया, देखिए यहाँ पे लक्सिया है ना, तो लक्स वाला आ जाए तो मतलब पढ़ने की दिक्कत है, बस इतना समझ जाना आप। तो एक ट्रिक है, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक, अगर अगले ऑप्शन का यहाँ पे क्या है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, मैं बहुत बार बताया हूँ। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, एकदम सीधी लाइन होती है। बट वही अगर ऐसे 3 लाइन आप छोटे बच्चे से बनाओगे तो थोड़ा उनकी ऐसे लहराती हुई लाइन जाएगी, छोटा बड़ा कर देंगे, क्रम से नहीं करेंगे। तो अब क्या दिक्कत है, मतलब उनको लिखने में दिक्कत आ रही है ना। जैसे हम लोग बहुत अच्छा लिख लिए बट बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, ग्राफ से क्या समझ में आ जाएगा, लिखने में दिक्कत आए। तो ग्राफिया का मतलब लिखने में जो दिक्कत होती है, लिखने की जो अक्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये एक तरह का ट्रिक है, आप समझ सकते हैं इससे। ठीक, तो क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। डिस्फ्रेजिया की बात अगर हम यहाँ पे करें तो डिस्फ्रेजिया का मतलब होता है जो मतलब फिजिकली होता है, जो फिजिकल हैंडीकैप में कुछ ऐसी कैटेगरी है, उसको मैं बात बता दूंगा। अब बात करें डिस्कैलकुलिया। अधिक कैलकुलिया में कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मैथ से संबंधित हो जाएगा। तो मैथ से संबंधित जितने भी अधिगम विकार है वो किस में आते हैं, डिस्कैलकुलिया में आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, डिसलेक्सिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि इसे भाषा अधिगम, अधिग्रहण और सीखने के बीच का एक बड़ा अंतर माना जाता है। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि भाषा को सीखने और अधिग्रहण करने के बीच एक अंतर माना जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि भाषा अधिग्रहण प्रारंभिक अवस्था में होता है जबकि भाषा सीखना बाद में होता है। देखो, अधिग्रहण तो प्रारंभिक में होता है, हम चलो मान लेते हैं, बट भाषा सीखना बाद में थोड़ी होता है। बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है ना, बहुत छोटी उम्र से ही। इस समझ शैशवावस्था से बच्चा सीखना शुरू कर देता है भाषा को, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या, भाषा अधिग्रहण हमेशा मातृभाषा में होता है। चलो ये मान लेते हैं, अधिग्रहण जो हमेशा मातृभाषा में, लेकिन दूसरी भाषा जो होता है, भाषा सीखना दूसरी भाषा में, ऐसा थोड़ी होता है। आप मातृभाषा में हिंदी सीखते हैं और अगर आपको भाषा सीखना हो तो इंग्लिश, ऐसा थोड़ी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, भाषा अधिग्रहण का अर्थ है गठन और भाषा सीखना अर्थ बनाना है। भाषा सीखना क्या है, अर्थ बनाना, ऐसा नहीं है। ठीक, भाषा सीखने का मतलब है हम अच्छे से बोल पा रहे हैं और जो बोल पा रहे हैं उसको सही, जो मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही से व्यक्त हो पा रहा है कि नहीं, और अगला इंसान उसको समझ पा रहे हैं नहीं, तो भाषा का ज्ञान यही होता है बस। तो यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। बाकी इस ऑप्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं। इस ऑप्शन में दिया क्या गया है, इस ऑप्शन दिया कि भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक है। बिल्कुल, भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक है। अगर बच्चा ना चाहे तब भी तो सीख लेगा एक इन्वायरमेंट में रह के, तो स्वाभाविक है। और क्या दिया है, भाषा सीखना जानबूझकर या निर्देशित है। देखो, अगर बच्चे को भाषा नहीं सिखाओगे ना तो भी सीख जाए, तो जानबूझकर भी वो सीख जाएगा। ठीक, और निर्देशित, अगर निर्देश दोगे तब भी सीखेगा। तो हमारा यही ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे दिया कि अंग्रेजी पढ़ाने में का कौन सा सिद्धांत भाषा में कुछ नया सीखने का उत्साह पैदा करता है। अंग्रेजी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सा ऐसा सिद्धांत आप बताएंगे बच्चों को जो नया सीखने के लिए उत्साह पैदा करेगा। तो नया सिखाने के लिए सबसे अच्छा क्या माना जाए, उचित आदेश का सिद्धांत। नहीं, आप उचित आदेश दोगे मतलब यहाँ पे बच्चे को ऑर्डर दोगे, ये करो वो करो, ठीक, जो कि उचित होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उत्साह उनके अंदर पैदा करना है। ठीक, सीखने का उत्साह पैदा करना है। दूसरा क्या, आदत निर्माण। आदत थोड़ी निर्माण, किसी बच्चे की आदत खराब है कोई चीज़ को लेकर, तो उसको सुधारोगे तो उसकी आदत सुधारोगी ना कि उसके अंदर सीखने का उत्साह पैदा होगा। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया, प्रेरणा का सिद्धांत। मतलब आप मोटिवेट करेंगे उनको, जब मोटिवेट करेंगे बच्चे के अंदर उत्साह पैदा होगा सीखने का, तो बच्चा ऑटोमेटिक भाषा सीख जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, चयन का सिद्धांत, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रेरणा का। और क्यों सही हुआ मैं बहुत अच्छे से इसको बता दिया हूँ। अगर अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया दूसरी कक्षा का एक बच्चा आई लाइक टू रीड ए बुक की लिखने की बजाय आई लाइक टू रीड ए बुक लिखता है,
तो बच्चे का लेखन क्या दर्शाता है। तो इस तरह की अगर दिक्कत आ रही है तो आप बच्चे के लिए क्या करोगे, आपसे सीधा यही पूछा गया है। तो पहला क्या है, वर्तनी सुधारने के लिए उसे उपचारात्मक कक्षाओं की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। अगर वो टू को तू लिख रहा है और रीड को रेड लिख रहा है तो मतलब क्या, उसकी वर्तनी में ही दिक्कत है। ठीक, तो उपचारात्मक कक्षा का मतलब क्या है, पहले आप देखिए बच्चे को पर्टिकुलर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उपचार हो जाएगा उसका। मतलब पहले उसको देख लीजिए, डायग्नोसिस करने के बाद आप उसको जो भी शिक्षा देंगे, जो अधिगम कराएंगे, तो वही तो उपचारात्मक शिक्षा होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, बच्चे को वर्तनी सुधारने के लिए उसे उपचारात्मक कक्षाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, उसे आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तीसरा क्या हुआ, कक्षा में कोई ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। चौथा, उसे ध्वन्यात्मकता पर काम करना चाहिए। ध्वन्यात्मक मतलब जैसे जो हम लोग फोनेटिक्स यूज करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ एप्पल, तो जो बोल रहा हूँ उसी को ध्वन्यात्मकता बोलते हैं। ठीक, थोड़ा हिंदी का डिफिकल्ट वर्ड है, बोलने में दिक्कत हो रही है सोच। ठीक, तो इसका यूज करते हैं, ये भी गलत है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, पहला। आप उसको वर्तनी सुधारने के लिए उपचारात्मक कक्षाओं की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि छात्रों की सुनने की क्षमता का आकलन निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। मतलब अगर इसको सुनने की क्षमता कितनी है, इसका आकलन करना है, तो आप क्या करेंगे। पहला क्या है, छात्रों से बातचीत का अभ्यास करें। अब देखो, छात्रों से बातचीत करोगे तो कम्युनिकेशन से थोड़ी पता चले उसकी सुनने की क्षमता कितनी है। ठीक, तो ये हमारी इससे गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, छात्रों को कहानी सुनाना और उस पर बोधगम्य प्रश्न पूछना। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप छात्रों की कहानी सुना दी है। ठीक, अब उससे कोई प्रश्न पूछेंगे, अगर बच्चा देने में समर्थ है तो इसका मतलब क्या, उसकी सुनने की क्षमता ठीक ठाक है। अब उसका आकलन कर रहे हैं सुनने की क्षमता का ना, तो ठीक। और सुनने की क्षमता का मतलब सिर्फ थोड़ी होती है कि हम सिर्फ वर्ड को सुन रहे हैं, सुन के कितना अधिग्रहण कर पा रहे हैं, कितना उसको मतलब ज्ञान ले पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सुनने की क्षमता ये होती है। तो वही यहाँ पे क्या आ गया, छात्रों को कहानी सुनाना और उस पर बोधगम्य प्रश्न पूछना। अगर बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है तो क्या हो जाएगा, बच्चे की सुनने की क्षमता अच्छी है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा। ठीक, पहला गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, छात्रों को अतिरिक्त पढ़ने का अवसर देना। बिल्कुल गलत है ये। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया है कि मातृभाषा में सीखना एक छात्र को मदद करता है जो पढ़ाया जा रहा है। अगर आप बच्चे को मातृभाषा में सिखा रहे हो तो जो पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चा क्या सीखेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या, आसानी से समझना। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा मातृभाषा में ही सीखना चाह रहा है, आप उसको मातृभाषा में सिखा रहे हो तो बहुत आसानी से समझ जाएगा, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, यहाँ पे देखें, व्याख्या करना। व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है। सृजन करना, पुनरुत्पादन करना, ये भी गलत हो जाएगा। अगर बच्चे को आप मातृभाषा में सिखा रहे हो तो बच्चा आसानी से चीज़ों को समझेगा। ठीक, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा यहाँ पे चौथा है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सीखने और प्रदर्शन के उदाहरणों को एकत्र करता है और एक मूल्यांकन रिकॉर्ड में रिपोर्ट करने के लिए उसका एक नोट बनाता है। अब देखो होता क्या है, मान लो एक नोट्स बच्चे के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे ए नाम का बच्चा है तो उसका वहाँ पे क्या दिया है, सीखने जो जितना सीखा है, जैसे उसको मैथ कितनी आती है, हिंदी कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है, और प्रदर्शन मतलब उसका खेल में कितना अच्छा व्यवहार है, या जो रोल प्ले वगैरह होता है स्कूल में उसमें कितना है, या बच्चा कितना अच्छे से बोल लेता है, कितना अच्छा एंकरिंग कर पा रहा है। तो इन सबका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसका एक नोट बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, यही कहा गया है। तो इस तरह का जब मूल्यांकन किया जाता है बच्चों को, उसको हम पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, बच्चों के पोर्टफोलियो बनाया जाता है, तो वहाँ पे इसके अंतर्गत उसका मूल्यांकन किया जाता है और इसको देखा जाता है। जैसे मान लो क्लास 1 का बच्चा का पोर्टफोलियो बन गया है, जब बच्चा क्लास 2 में जाता है तो उस पोर्टफोलियो के साथ जाता है, उसके जो टीचर होंगे क्लास टीचर उस पोर्टफोलियो को क्लास 2 के टीचर को दे देंगे, तो वो समझ जाएंगे हाँ इस बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटी, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। तो यही तो हमारा NCF या जो NEP 2020 यही कहता है ना कि बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाओ। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, पोर्टफोलियो से पता किया जाता है और ये सबसे बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया चीज़ें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि बोलने के कार्य का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। अगर आप बोलने का आकलन कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्या है, शब्दों का उच्चारण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है, सही संरचना में प्रासंगिक शब्दों का प्रयोग करना। बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो सही प्रासंगिक शब्द होना चाहिए। अब ऐसे मैं करूँ मैं जा रहा हूँ खाना, ठीक, तो इस तरह की नहीं हो जाती, ये भी आप हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, स्रोतों और शब्दकोशों का उपयोग करना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। शब्दकोश का उपयोग करना मतलब डिक्शनरी का यूज़ करना, स्रोतों के सब ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। बोलने के कार्य का मतलब आप जो बोल रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट तरीके से अगले वाले को समझा सकते हैं और वो समझ जाए, तो यही बोलने का आकलन हो गया बस। और भाषा की स्फुटता, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा दिया है कि कौन सा नहीं है, तो आवश्यक कौन सा नहीं है हमारा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, स्रोतों और शब्दकोशों का उपयोग करना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को जोड़ियों ए और बी में, मतलब दो भाग में उसको डिवाइड कर दे रहा है। अब वहाँ पे ए पार्टनर को पार्टनर बी के लिए शब्दों को निर्देशित करना चाहिए और पार्टनर बी को पूरी सामग्री प्राप्त करने के लिए पार्टनर ए के वर्कशीट को देखे बिना अंतराल को भरना चाहिए। तो इस कार्य का नाम क्या है? देखो इसमें क्या किया गया, जैसे दो ग्रुप बना, एक ग्रुप इधर है हमारा बच्चों का, एक ग्रुप इधर है। अब दो ग्रुप बना दिया गया है पार्टनर ए बी का। अब मान लो ए है, यहाँ पे बी है। इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे एक बच्चा होगा, हिंट देगा कुछ चीज़ का लेके। जैसे मान लो वो दे दिया कि यहाँ पे क है, एक स्पेस है ला है, ठीक। अब इसको स्पेस देगा तो इसको भी, अब यहाँ पे ये कमल भर देगा तो इसको भी वही भरना होगा, ठीक। क्योंकि अब इसको तो इतना आइडिया लगना चाहिए कि ना, हाँ क्या हाँ बोला गया, जैसे का है ला है, बीच में क्या आ सकता है, कमल आ सकता है, तो वहाँ भर देगा। तो इस तरह का जब खेल हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो आपसी सुरतलेख हो रहा है। मतलब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, बट जो लिख रहा है वो नहीं देख रहे, दूरी बैठे, थोड़ा इनके बीच में दूरी है, मान लो 2 मीटर की दूरी है, ठीक। या इस क्लास के एक साइड पे ये है, एक साइड पे है, तो इस तरह से मान लो, तो उनको कुछ हिंट दे रहे हैं कि का है और ला है, बीच में हमको भरना है, तो ये भी कमल भर दिए, ये भी भर दिए। तो इस तरह की चीज़ें क्या, इसको बोलेंगे आपसी सुरतलेख, ठीक। वहाँ सुना भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपसे सुतलेख हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया कि भाषा सीखने के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक यह है कि, पहला क्या है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री आ गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा क्या है, सामग्री को उचित रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। अगर आप भाषा को सिखाने के लिए कोई सामग्री तैयार कर रहे हैं तो उस सामग्री को उचित रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है, ठीक। अलग अलग ढंग से उसको क्लासिफाई करने की आवश्यकता है और उचित रूप होना चाहिए, सही रूप होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात, ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया कि किसी भी प्रकार की सामग्री का चयन किया जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप एक टीएलएम तैयार करें तो ऐसे फालतू तो कुछ भी उठा नहीं लोगे आप। चौथा क्या है, सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। जितना ज़्यादा हम रिच इन्वायरमेंट देंगे बच्चा उतना सीखेगा ना, तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ दिया, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, सिमेंटिक संकेतों और वाक्यात्मक संकेत बनाता है और फिर अन्य विशेष जानकारी प्राप्त करता है। यह पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा आप जान जाइए, टॉप डाउन मॉडल होता है, इसको कहते हैं, जिसमें वो जो पाठक है वो क्या कर रहा है, पूर्व ज्ञान को पहले मतलब अवलोकित कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, फिर उसके संकेत और क्या दिया यहाँ पे, वाक्यात्मक संकेत बना रहा है, फिर उससे विशेष जानकारी निकाल रहा है। दैट मीन्स वो टॉप टू डाउन मॉडल को अपना रहा है पढ़ने के लिए, ठीक। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें दिया है कि व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, ठीक। अब देखो इसमें पहला क्या है, शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, व्याकरण इकाई को गतिविधियों के माध्यम से तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो व्याकरण के नियमों को, उसको एक्टिविटी से करा रहे हो और रोचक तरीके से करा रहे हो, तो बच्चा क्या होगा, तभी के तभी कर लेगा, वो तभी के तभी सीख जाएगा। तो इसमें वही दिया, शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गतिविधि और रोचक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं गलत हुआ क्यों हुआ। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से नियम कंठस्थ आ गया, निगेटिव काट दो, हटा दो इसको ऑप्शन को। तीसरा क्या है, शिक्षार्थी को इसे करने या ना करने की आज़ादी महसूस करने में मदद मिलती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला जो कि दिया है, शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ाने से पहले एक्टिविटी करा दिए, फिर रोचक तरीके से उसको बता दिए, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए कि एक छात्र उन समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है जिनमें बीजगणित के स्थानांतरण शामिल है। सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चा क्या नहीं कर पा रहा, 5x इक्वल टू दे दिया है, 6x + 2 दे दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है, मतलब बीजगणितीय है पहली बात ये, और इसका स्थानांतरण नहीं कर, मतलब पक्षांतर नहीं कर पा रहा है, यही दिया है। तो आप क्या करेंगे, पहला क्या है, संख्याओं के स्थानांतरण पर बहुत सारे अभ्यास प्रश्न देंगे। अभ्यास प्रश्न आ गया, गलत हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, किसी अन्य भाषा में समस्याओं के बहुत सारे अभ्यास देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। अन्य भाषा में दोगे आप, आपको उसको बीजगणित में प्रॉब्लम है, आप ट्रिग्नोमेट्री के जाके प्रश्न कराओगे, समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा ना। तीसरा क्या है, उसे अन्य भाषा में
अन्य सरल भाषा में शब्द समस्या समझाएंगे। ठीक, अन्य भाषा एकदम सरल भाषा में हो सकता है ये, बट और ऑप्शन देख लेते हैं चौथा क्या है यहाँ पे, तब हम तीसरा करेंगे सही गलत। तीसरा क्या है, वैकल्पिक पद्धति का उपयोग करते हुए समानता की अवधारणा की व्याख्या करेंगे, यही सही हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। वैकल्पिक पद्धति का मतलब मान लो आपने एक तरीके से बच्चों को बताया, अगर उसे नहीं समझ में आए दैट मीन्स आप अपनी जो विधि बताए थे उसको चेंज करिए, वैकल्पिक विधि का उपयोग करिए, दूसरी विधि का उपयोग करिए, उसे बताइए कि समानता की अवधारणा की व्याख्या क्या कैसे होती है, तो बच्चा इस चीज़ को आसानी से सीख जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लो क्लास में आप बता रहे हो कि 6x इक्वल टू मान लो 5x + 2 है, तो x की वैल्यू, अब मान लो बच्चा नहीं निकाल पा रहा है, आपने ऐसे सीधा सीधा बता दिया था। अब दूसरी विधि का उपयोग कर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, x को बच्चा आम मान लो, यहाँ पे 6 आम है, इधर 5 आम है, अगर इधर ले आएंगे तो कितना, 1 आम बचेगा, 1 आम की वैल्यू कितनी, 2 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आप चीज़ों को समझा सकते हैं, मतलब दूसरी वैकल्पिक विधि का उपयोग करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब चलते हो इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया है कि व्यक्ति या कक्षा की ज़रूरतों के लिए भविष्य के शिक्षण को अनुकूलित करने के उद्देश्य से छात्र क्या समझते हैं और क्या कर सकते हैं, यह पता लगाने के लिए एक उपकरण के रूप में जाना जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया, भविष्य के शिक्षण के अनुकूलित करने और उद्देश्य से छात्र क्या समझते हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब ये जानना कि छात्र कितना समझ पा रहे हैं या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा आपको सीधा सीधा दिख रहा है, नैदानिक मूल्यांकन आप करोगे। नैदानिक का मतलब उच्चारात्मक मूल्यांकन। जैसे बच्चे के भविष्य के बारे में अगर आपको जानना हो तो पहले उसके प्रेजेंट में चेक कर लो, ठीक, उसको डायग्नोसिस कर लो, उपचारात्मक शिक्षण दे दो, देख लो कि बच्चे, अब उपचारात्मक शिक्षा का मतलब क्या, उस बच्चे के अंदर देखो कमियां क्या है, कमियों के हिसाब से समझ जाओ कि हाँ बच्चा ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो भविष्य में ये चीज़ नहीं कर, मान लो एडिशन बच्चा नहीं सीख रहा है, ठीक, प्लस वाला चीज़ें नहीं कर पाए तो गुणा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, उसकी भविष्य की चीज़ों को पहले आप अनुकूलित कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन से, नैदानिक मूल्यांकन। ठीक, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, नैदानिक मूल्यांकन। ये नैदानिक मूल्यांकन या उपचारात्मक मूल्यांकन एक ही होता है, मैं इसको बहुत बार हर एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि अंग्रेजी में एक अच्छे अनुच्छेद लिखने में शामिल है। ठीक, अगर आप अंग्रेजी का कुछ अनुच्छेद लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, सुपाठ्य लिखा होता है, ऐसा नहीं, मान लो आप थोड़ा गलत लिख रहे हो तो जो राइटर होंगे या जो प्रिंटर होंगे थोड़ा उसको अच्छे से कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सही विराम चिन्ह, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, मान लो कोई दिक्कत है, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन तीसरा क्या, विचार प्रस्तुत और सुसंगता, तो जो आप लिख रहे हो उसका विचार और किस तरह प्रस्तुत कर रहे हो और किस तरह सुसंगित किए हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद लिखने में। ठीक, ताकि लोगों को समझ में आए। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या, फूलदार भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, तीसरा, जो कि क्या है, विचार प्रस्तुत और सुसंगता। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर एक का कमेंट पढ़ने का और उसका सॉल्यूशन देने का। और उसके अलावा कुछ हमसे एक्स्ट्रा चाहते तो आप क्लास में ये लाइए, तो मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। और हमारी वीडियो आपको सच में अगर अच्छी लग रही हो तभी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।